ध्यान दीजिएगा मेरी जुबान पर और मेरे शब्दों पर। मैं कुछ चीज गा के आपको बताने वाला हूं और वो ऐसी नहीं है, वो एग्जाम में पूछी जाती है। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई, और न जाने कोई। इस प्रसिद्ध पंक्ति का रचनाकार कौन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। तो जाने कहाँ की सेंस आ रही है? राजस्थान की सेंस आ रही है। और ये पंक्ति देखते ही एग्जाम में लगाना है, मीराबाई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले एक ज्ञान आपको देता हूं जहां से आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो इस पहले वाली जो वीडियो शुरू होती है आपको मिलता है, इसको ग्रैब करते जाइए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो वर्णमाला हम पढ़ रहे थे, पहला हमने पार्ट पढ़ लिया था, वर्णमाला का बेसिक पढ़ लिया था। आज सेकंड पार्ट है वर्णमाला का, और जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, या आप अदर स्टेट के पुलिस या टीचिंग वीचिंग कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए रामबाण ये वीडियोस हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में अवेलेबल है और टॉप आपको मजा आ जाएगा, छोटी छोटी वीडियो। तो वर्णमाला में दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं स्वरों के बारे में। स्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे टाइम टू टाइम पूछे जाते रहते हैं। आज स्वरों के बारे में बेसिक चीज समझेंगे, और स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण कहां से होता है। जैसे आपने स्पर्श व्यंजनों में देखा है, कंठ है, तालव्य है, उसके बाद मूर्धन्य है, उसके बाद दंत है, ओष्ठ है, ठीक है, अलग अलग जगह से उच्चारण होता है। उसी प्रकार स्वरों के भी उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, ये समझेंगे। साथ में हम लोग समझेंगे आपके स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का 6 प्रकार से वर्गीकरण होता है, वो समझते हैं। बिना देरी किए चालू कर रहे हैं। तो स्वर क्या होते हैं, सबसे पहली बात आपको नोट करना है। आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ, जो ये पूरा क्लास का पीडीएफ है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जाके वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का, जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, स्वर क्या होते हैं। देखो, अभी हमने कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें समझा था कि स्वरों की संख्या होती है 11 और कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। अगर दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगी 52। आप कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में दिया है, आप यहां पर जाकर उसको आराम से देख सकते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो बतानी है 41, और मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो बतानी है 33। कितनी? 33 आपको बता देना है। पर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 11 ही बोलना है। अब ये स्वर होते क्या हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। आपको पता है पूरी वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है, और उस समूह में भी 2 तरह का भेद है, पहले स्वर हैं, दूसरे व्यंजन हैं। और स्वर वो वर्ण हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। उनको बोलने के लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे। जैसे अभी आप आगे कल की वीडियो में पढ़ेंगे कि जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन कैसे होते हैं, उनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं होता है, परंतु स्वरों को अपने उच्चारण करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वह स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर अब बात की जाए इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या मैंने आपको बता दिया कितनी है, 11 संख्या है। कितनी? 11 संख्या है, जिनमें से 4 हैं आपके ह्रस्व स्वर और 7 हैं आपके कौन से? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। किसे? आपके ह्रस्व स्वरों को। और जो आपके दीर्घ स्वर हैं इनको गुरु स्वर भी कहा जाता है। गुरु का मतलब भारी, लघु का मतलब हल्का, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। तो 4 स्वरों में कौन कौन से स्वर हैं? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये 4 आपके मूल स्वर हैं, लघु स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। जबकि 7 जो आपके स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो 7 आपके स्वर हैं ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो 7 और 4 कितने होते हैं बंधु? 7 और 4 होते हैं 11। ये बेसिक बात है। अब आपको एक दिमाग में ये आया होगा
कि ये दीर्घ और ये लघु, ये ह्रस्व या गुरु स्वर ऐसे क्यों बोला जा रहा है। तो अभी हम आगे समझेंगे। ये इनके उच्चारण काल के समय के ऊपर आधारित है कि इनके उच्चारण में कितना समय लगता है। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर बोलते हैं, और जिनके उच्चारण में लघु या ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, कंपैरिजन में लघु या ह्रस्व स्वरों के अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये अभी हम वर्गीकरण में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोगों को इन स्वरों के उच्चारण स्थान को समझना जरूरी है। ठीक है, उच्चारण स्थान को समझना जरूरी है। अब अगर आप देखें एक मानव के मुख की, आप पूरी कपाल की आकृति देखें तो कुछ कुछ ऐसा वह दिखाई देता है। ठीक है, और ये मैंने बना रखा है, अभी पता है चिंटू मिंटू जो भी आपको समझना हो, चिंटू रख देते हैं इसका नाम, ये है चिंटू। अब चिंटू भाई है, अब चिंटू भाई को हमने कह दिया कि भाई तुम ये गुलाबी गुलाबी आके दिखाओ। एक गाना भी है ना, कौन सा हो, कौन सा गुलाबी आंखें जो तेरी दे, ये चिंटू भाई था वो जो गाना गा रहा था। एक्चुअली में इसको पता नहीं था कि करना क्या है। इसने क्या काम किया, गुलाबी कपड़े पहने हुए लड़की को देख लिया और गाने गाने शुरू कर दिए। फिर हमने उसको पकड़ा कि भाई यार हमको हिंदी की एक प्रॉब्लम आ रही है, हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है। हाँ भाई बताओ, हम तो शराबी शबाबी सब कुछ गुलाबी करके घूम रहे हैं। तो मैंने कहा भाई एक मदद कर दो। उनका हाँ बोलो। मैंने कहा मुंह खोल के दिखाओ अपना बच्चों को। उन्होंने दिखाया मुंह खोल के। भाई ये क्या चीज है यहाँ पर, तो भाई ये है कंठ। ये क्या है, ये बताया चिंटू ने, क्या है, कंठ है। अच्छा ठीक है, कंठ मतलब गला। उसके बाद फिर हम यहाँ आए कि मुख में जो मुंह खोल आकर आकर, तो उसने आ किया, आ ऐसे आ करके दिखाया। तो जो ऊपर की छत है, ये वाली छत है, हमने पूछा कि भाई ये छत क्या है। कि भाई इसका वैसे तो मेरे को नाम पता नहीं है, पर इस छत का जो पिछले वाला भाग है वो तालू कहलाता है। क्या कहलाता है, तालू कहलाता है। और भाई ये फिर आगे वाला भाग क्या कहलाता है, तो भाई ये कहलाता है मूर्धा। क्या कहलाता है, मूर्धा। चिंटू ने साफ बोल दिया। मैंने कहा चल ठीक है यार, बता रहा होगा। बाकी मैंने बुक से भी क्लैरिफाई किया, पर लड़की के पीछे घूमने वाला है, कौन विश्वास करे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा ये पीला पीला नुकीला सा औजार लेके क्या घूम रहा है, तो बोला कि भाई तेरे को नहीं पता, ये दांत है। ठीक है, दांत है। और यहाँ पर ये है गुलाबी आंखें, मतलब जो देख रहा था ये बोल रहा है भाई होठ है, ये होठ है, ओष्ठ है ये। तो ये मुख्य मुख्य तरह की आकृति, ये बात समझ में आई। अब उच्चारण स्थान की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने कितने पढ़े, 11 पढ़े हैं। स्वर कितने पढ़े हैं, 11। ए आ ई उ री ए आई ओ औ, 11 पढ़े हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो अ है या आ है ना, क्या है, अ है या आ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ना किसी पे विश्वास मत करो, आप ना खुद बोल के देखो। क्या बोला, तो कहां से आई, कंठ से आई। उसके बाद बोल के देखो, आ कहां से आया, महसूस किया, आ कंठ से आया। तो अ और आ कहां से आ रहा है दोस्तों, आपके कंठ से आ रहा है। और कंठ से उत्पन्न होने के कारण, उच्चारण होने के कारण इसको कंठ्य कहा गया। क्या कहा गया, कंठ्य। उसके बाद अगला है हमारा ई और ई। ठीक है, ई और ई। अब मैं यहाँ छोटी बड़ी नहीं बोलूंगा, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। इनका प्रॉपर उच्चारण होता है, ये प्रोनाउंसिएशन है इनका। आप महसूस करो, आप बोल के देखो ई, आपको कहां फील होगा, आपको एकदम से फील होगा जो आपकी मुंह की ऊपर वाली छत है ना, उस छत में पीछे की तरफ थोड़ी आपको पता लगेगा, वहां से वायु स्पर्श कर रही है। ई देखो पीछे, यहां पर स्पर्श कर रही है। उसके बाद बोलो ई, तो आपको पीछे। तो क्योंकि मुख के ऊपरी छत की पिछले वाले हिस्से से ई और ई का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या है आपका, तालु से। तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। अ और आ कंठ्य हैं, ई और ई आपके तालव्य हैं। उसके बाद आपका आता है री। क्या आता है, री, ऋषि वाला री। तो अब बोल के देखो और महसूस करो, री। तो री बोलते ही ऊपर जो आपकी मुंह की छत है, ये आगे वाला हिस्सा, बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा मुंह की छत का तालु है, आगे वाला हिस्सा आपका क्या है, मूर्धा है। तो मूर्धा में एकदम से आपको घर्षण महसूस होगा। री री, अरी अरी नहीं है, री। तो री बोल के देखो, री बोलते ही क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा मूर्धा से बन रहा है, आप मुंह की ऊपर वाली छत के आगे वाले भाग से हो रहा है, तो ये मूर्धन्य हो जाएगा। अ और आ कंठ्य हैं, ई और ई तालव्य हैं, री मूर्धन्य है। उसके बाद आपने बोला ऊ। क्या बोला, ऊ और ऊ। तो आपने कहां से बोला, महसूस करो, दोनों के दोनों, चाहे छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, ऊ
या ऊ दोनों कहां से बोले जा रहे हैं? होठों से बोले जा रहे हैं, और होठों से बोले जा रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? ओष्ठ्य बोला जाएगा। होठों को ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ्य बोला जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर मास्टर जी सारी चीज तो खत्म हो गई, कि भाई ये कंठ से बोल दिया, तालु से बोल दिया, मूर्धा से बोल दिया, होठों से बोल दिया, दांतों से तो कोई नहीं बोला। तो दांतों से तो अभी नहीं बोला जाएगा भाई, ठीक है, दांतों से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो सर जो ये बचे हुए हैं ए और आई, ओ और औ, ये कहां से बोले जाते हैं? तो ये पर्टिकुलर एक भाग से नहीं बोले जाते, खाली कंठ से बोले जा रहे हैं, खाली तालु से बोले जा रहे हैं, खाली मूर्धा से बोले जा रहे हैं, या खाली ओष्ठ से ही बोले जा रहे हैं। तो ये मिलाकर बोले जाते हैं, दो भागों के सहयोग से बनते हैं। तो आप बोल के देखो, ए, क्या बोला आपने? ए, तो आप महसूस करो ए, तो पहले उत्पन्न कहां से हुआ? शब्द उत्पन्न, जो ये ध्वनि है, सॉरी, जो ये ध्वनि है ये कहां से उत्पन्न हुई? ये आपके कंठ से उत्पन्न हुई, और एकदम से चोट कहां पे लगी है? ऊपरी छत के पिछले वाले भाग यानी तालु में। ए, तो कंठ और तालु दोनों जगह से मिलके ये काम हुआ। और ऐसे ही बोलोगे आप आई, ए और आई, तो दोनों बोलोगे, तो दोनों कहां से हो रहे हैं? कंठ और तालु दोनों से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इसका मतलब ये कंठ तालव्य हैं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कंठ तालव्य, ए और आई का उच्चारण स्थान कहां से है? तो कंठ तालव्य है। कंठ और तालु के सहयोग से इनका उत्पत्ति होती है। उसके बाद बचता है आपका ओ और औ, ओ और औ। तो देखो, ओ कहां से निकला? गले से निकला और होठों पे रुका। ओ देखो, दोनों ये गला और होठ दोनों के मिलने से बन रहा है। उसके बाद औ, गला और होठ दोनों के मिलने से बन रहा है, इसलिए क्या है? कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ है, ठीक है। कंठ तालव्य ए और आई, ओ और औ कंठ ओष्ठ है, उ और उ ओष्ठ है, री मूर्धन्य, ई और ई आपके तालव्य, अ और आ आपके कंठ है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस तरह से अगर चीजों को आप लोग पढ़ोगे। अगला अब हम वर्गीकरण, अब इनके प्रकार पढ़ने शुरू करते हैं कि भाई जो स्वर हैं उनके किस तरह से विभाजन किए गए हैं। ध्यान से आपको समझना। पहला जो प्रकार है किस आधार पर वर्गीकरण हो रहा है, वह है उच्चारण काल के आधार पर। यानी कि स्वरों को बोलने में कितने समय का, कितने टाइम का कंजप्शन हो रहा है, कितने समय की खपत हो रही है, उस खपत के अनुसार स्वरों का विभाजन किया गया है। उस उच्चारण काल, कितना समय लग रहा है किसी स्वर के उच्चारण में, उसके आधार पर जो विभाजन है उसको कहा गया है उच्चारण काल के आधार पर। और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। सामान्यतः ये प्लुत स्वर जो है ये संस्कृत से आया है। कहां से आया दोस्तों? संस्कृत से इसको लाया गया है, पर आपको तीनों ही पढ़ने हैं। अब ह्रस्व या लघु स्वर को समझते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर की सिंपल सी परिभाषा यह है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। कम समय, बस वो नॉर्मली बोल दिया कि भाई कम समय लगता है। अभी यहाँ पे किसी का कंपैरिजन हम नहीं दे सकते क्योंकि इससे कम समय किसी में नहीं लग रहा है। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। और ह्रस्व या लघु स्वर अभी हम पढ़ के आए, कितने हैं? 4 हैं आपके, अ, ई, उ और री। ये 4 आपके क्या हैं? ह्रस्व या लघु स्वर हैं। बट जब हम बात करते हैं दीर्घ या गुरु स्वर की, तो इसकी परिभाषा में ही आता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से कुछ अधिक समय लगता है। यदि हम माने कि लघु स्वर में 1 सेकंड लग रहा है, तो दीर्घ स्वर में आपके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में अधिक समय आपका लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दीर्घ स्वरों में कौन कौन से आते हैं? 7 आते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं, आप खुद महसूस करना। इधर से हम स्वर ले रहे हैं अ, ठीक है, और इधर से हम स्वर ले रहे हैं आ। एक लघु स्वर ले रहे हैं, एक दीर्घ स्वर हम ले रहे हैं। बोल के देखो, महसूस करो, समय को महसूस करना। अ, दीर्घ स्वर, लघु स्वर बोल दिया आपने, अ लघु स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर बोलो, आ। महसूस करो, समय का अंतर महसूस करो। अ, आ, अ, आ। यानी कि दीर्घ जो लघु स्वर है उससे अधिक समय किसमें लग रहा है? दीर्घ स्वर में।
तो उच्चारण काल का अंतर आ गया है। तो जिसमें कम समय लग रहा है वो लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और जिनमें लघु स्वर या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है उनको क्या कहा जा रहा है, हमारा आपका दीर्घ या गुरु स्वर कहा जा रहा है। एक तीसरे प्रकार के जो स्वर है वो है प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर को लिखने के लिए ये एस की तरह से मात्रा होती है, एस की तरह से मात्रा दिखाई जाती है, ये वाली। और प्लुत स्वर वो होते हैं ये एक ही होता है, ठीक है, ये अलग ही है, सिंपल है, ये संस्कृत का निकल के आया पर ये पूछ लेता है कि प्लुत स्वर वो है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। लघु स्वर क्या है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। और प्लुत स्वर कौन सा है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे राम, जैसे ऐसे बोल दिया राम, राम बोल दिया तो सिंपल है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं खींच के बोलते हैं राम। तो ये आप जो खींच के बोला गया इसके लिए क्या करोगे, बार बार डंडा थोड़ी लगाओगे। अगर आपने बोला राम, ठीक है, ये ठीक है, और आपने इस तरह से बोला राम, तो आप इन दोनों को राम नहीं पढ़ सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे राम और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा राम, यहां पे खींचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ की अपेक्षा, उसको क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर बोला जाता है। जैसे आप बोलते हो ओम, जैसे आपने बोला ओम, है ना, ओम, ओम लिखते हैं, ओम इस तरह से लिखते हैं, ओम ऐसे लिख देते हैं ओम, तो यहां पर थोड़ा खींच के बोला जा रहा है, तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ये तीन हैं उच्चारण काल के आधार पर। अब अगले वाला समझते हैं। अगला है जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि हम उच्चारण करते हुए, हम स्वरों का उच्चारण करते हुए जीभ का कौन सा भाग, आगे का, बीच का या पिछला हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं, इस आधार पर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है स्वरों का। ऐसे स्वर जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं उनको अग्रस्वर कहते हैं। वो स्वर जो जीभ के मध्य भाग से, बीच वाले भाग से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, आपका मध्य स्वर। और वो स्वर जो आपके जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं उनको पश्च स्वर कहा जाता है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या कि 11 के 11 स्वर हैं, यहां पर री भी है। तो जब समय की बात आई, उच्चारण काल के आधार पर आया, तो 11 के 11 का डेटा मिलता है। परंतु जब यहां से आगे बात चलती है जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो यहां पर री के लिए कोई भी डेटा नहीं है। आप कोई भी बुक देख लीजिए, नेट पे देख लीजिए, कोई भी डेटा आपको उपलब्ध नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको कहीं उपलब्ध हो तो मुझे आप सूचित कीजिए, मैं उसको देख करके फिर आपको बताऊंगा। देखो सीधी सच्ची बात है, मास्टर जी को अपने बच्चों से बिल्कुल क्लियर चीजें बोलनी चाहिए, ये नहीं लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। री की कहीं नहीं लिखा है तो री का बात नहीं करेंगे। तो जीभ के प्रयोग पर आधार पर, तो अग्रस्वर कौन से हैं जिनके उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग किया जाता है। आप अब महसूस करना कि जीभ का कौन सा भाग यूज हो रहा है। जैसे इसमें आ रहा है ई, ए, आई, तो जीभ के कौन से, आपको महसूस हो रहा होगा कि जीभ के आगे नोक के हिस्से पर ये चीजें बोली जा रही है। तो ये जो ई, ए और आई, ये आपके अग्रस्वर हैं। उसके बाद जो दीर्घ लिख दिया मैंने, मध्य लिखना था मुझे यहां पर, मध्य स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है ना, जीभ के मध्य भाग से, मतलब आप बोल के देखेंगे तो आपको लगेगा जीभ के मध्य भाग का प्रयोग उसमें हो रहा है। आ, तो जीभ के मध्य भाग में वो जाकर रुक रहा है ना। सॉरी, यहाँ पर है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मुझे लगता है मेरा ध्यान भटक गया होगा। आपका क्या है, तो आप बोलोगे तो बीच में, जीभ के बीच में ठहरता हुआ सा आपको महसूस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीभ के मध्य भाग से प्रयोग होने, मध्य स्वर कौन सा है, ये है। और जीभ के पिछले भाग से उच्चारण होने वाले कौन कौन से हैं, आ, उ, ओ, औ। आप महसूस करके देख लो, आपको पता लग जाएगा जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग इसमें हो रहा है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर ये तीन प्रकार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, ई, ए, आई। मध्य स्वर में आता है आपका अ, और पश्च स्वर में आता है आपका आ, उ, ओ, औ। ये आपके आ जाते हैं। अगला जो विभाजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख के खुलने के आधार पर। जो आपका ये मुख विवर है, मुख विवर कहते हैं गड्ढे को, जो ये मुख विवर है, ये कितना खुलेगा कितना बंद रहेगा,
इसके आधार पर वर्गीकरण है। और इसके आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का वर्गीकरण है। पहला है विवृत। कौन सा है? विवृत। विवृत यानी कि ओपन। विवृत का मतलब क्या है? ओपन। उसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत का मतलब है हाफ ओपन। उसके बाद है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का मतलब है हाफ क्लोज। और उसके बाद है संवृत। संवृत का मतलब है क्लोज। यानी कि जब आप बोल रहे हैं, किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और उस समय मुंह आपका खुल गया पूरा, तो वह विवृत स्वर है। उसके बाद अगर आप कोई स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और उस समय केवल आधा मुख ही आपका खुल रहा है, तो उसको अर्धविवृत कहा जाता है। उसके बाद यदि आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और मुख आधा बंद है ना। अब यहां पे बहुत ज्यादा डाउट हो गया होगा कि मुख आधा खुलता है या मुख आधा बंद है। बात तो एक ही है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। यदि मुख आधा खुल रहा है यानी कि कम संकरा है, कम संकरा है ना, कम संकरा है, तो आपका क्या हो जाएगा? अर्धसंवृत हो जाएगा। और संवृत में क्या आ जाएगा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है या बहुत ज्यादा संकरा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं। एक एक करके ध्यान से समझते हैं। विवृत स्वर आपको पता लग गया, ओपन, मुख पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है वो विवृत स्वर कहलाते हैं। एक ही है, आ। क्या? आ। आपने बोला आ तो पूरा मुख खुल गया, देखो आ, ऐसे खुल गया पूरा मुख। दूसरा अर्धविवृत, आधा मुख खुलता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुलता है। अ, देखो पूरा तो नहीं खुला, यहां पे बोल के देखो आ पूरा खुला, और अगले में बोला अ तो उतना नहीं खुला जितना खुलना चाहिए था, आधा खुला। आई खुला, आई आधा खुला, और औ आधा खुला। ठीक है, आधा खुल गया। तो विवृत है आपका आ, अर्धविवृत है अ, आई और औ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका अर्धसंवृत। अर्धसंवृत मतलब कि आधा बंद है। आधा बंद होने का मतलब क्या है यहां पर? कि मुख ना यहां पर तो खुलने, यहां पर तो पूरा खुलना और आधा खुलने की बात है। अर्धसंवृत का मतलब है कि मुख जो है वो कुछ कम संकरा है ना, कुछ कम संकरा है। यानी कि ये वाली कंडीशन से थोड़ा हटके है। बोल के देखते हैं, जैसे इसको बोल के देखते हैं, आई, तो आई में क्या हुआ? मुख आधा खुला। और जबकि यहां पे बोल के देखा ए, आई, आई तो मुख आधा खुला। और आई में क्या हुआ? कि मुख आधा बंद है ना। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि कम संकरा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कम संकरा है आई, तो आई और औ क्या है? आपके अर्धसंवृत हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और संवृत का मतलब क्या है? कि जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद ही रहता है, मुख लगभग बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं, क्लोज। जैसे ई, ई, ऊ और ऊ। आप देखो मुख ना के बराबर खुला हुआ है, लगभग बंद ही है। तो ये 4 प्रकार हैं मुख के खुलने के आधार पर। अगला जो प्रकार है वो है होठों या ओठों की। जो होठ हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं या वो बिल्कुल गोल नहीं होते। पहला है अवृत्तमुखी। वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? सर्किल होता है, गोला, है ना। गोला नहीं, सर्किल होता है वृत्त। ये गोल जैसा होता है पूरा, सर्किल। आपने पढ़ा होगा, मैथ पढ़ रहे होंगे आप। जो वृत्त है गोल हो जाता है पूरा। और अ का प्रयोग होता है हमेशा नकारात्मक सेंस में, नेगेटिव सेंस में होता है। अवृत्तमुखी यानी कि गोलाकार नहीं। अवृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में ओठ जो हैं, होठ जो हैं, वो गोलाकार नहीं होते हैं, है ना। गोलाकार नहीं होते, पूरे गोल नहीं हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ए, आई। ये जो आपके 6 स्वर हैं, इनमें क्या होता है? होठ पूरी तरह से गोल नहीं होते, इसलिए अवृत्तमुखी हैं। बोल के देख लो, अभी कंपैरिजन करेंगे तो पता लग जाएगा। और वृत्तमुखी मतलब कि बिल्कुल मुख गोल जैसा हो जाता है, उच्चारण में होठ जो हैं वो गोलाकार हो जाते हैं। देखो जैसे ऊ, ऊ, ओ और औ। आप देख रहे हैं पूरा गोला बन गया है, पूरा गोला बन गया है। तो ऊ, ओ और औ ये वृत्तमुखी हैं और बाकी बचे हुए क्या हैं? आपके अवृत्तमुखी हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा टाइप है हवा नाक व मुख से निकलने के आधार पर। कि जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तब हवा जो है, वायु जो है, वो कहां से निकल रही है? वो खाली मुंह से निकल रही है या वो नाक मुंह दोनों से निकल रही है? तो यदि खाली मुख से हवा निकल रही है तो मौखिक स्वर है निरअनुनासिक।
यानी कि अनुनासिक, नाक से नहीं निकल रहे, निर अनुनासिक। निर का मतलब नेगेटिव में हुआ नहीं, अनुनासिक, अनुनासिक नहीं है। यानी कैसा है, मौखिक है। यानी कि जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल और केवल मुख से निकलती है उनको निरनुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। और जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी स्वर कैसे हैं, आपके निरनुनासिक हैं, मौखिक हैं। आप कोई सा बोल के देखो, आपको नाक में कोई सा फील नहीं होगा। आप बोल के देखो, आ ई उ री ए आई ओ औ, सारे मुख से बोले गए हैं। ऐसा तो नहीं है कोई नाक से बोला गया है। जैसे कि जो पंचमाक्षर है, प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर जो है, पांचवा अक्षर है, वो निरनुनासिक है। अंग, आपने बोला क ख ग घ अंग, तो आपने देखा कि हवा की निकलने की प्रधानता कहां से, नाक से है। अंग न से, नाक से निकला है ना, हवा नाक से ज्यादा निकली। तो जितने भी स्वर हैं वो सारे निरनुनासिक हैं, मौखिक हैं, वो अनुनासिक नहीं है। यानी कि हवा नाक और मुख दोनों से नहीं निकलती है, केवल और केवल मुख से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आखिरी जो प्रकार है वो है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व, घोषत्व में जो मूल शब्द है वो घोष है। घोष किसको कहते हैं कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं या किसी वर्ण का, घोषत्व की बात बता रहा हूं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे गले में स्वर तंत्रियां हैं उसमें कंपन, उसमें वाइब्रेशन आपको फील होता है। तो यदि वाइब्रेशन हो रहा है, स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसको कहा जाता है घोष। और इसी आधार पर कोई भी वर्ण दो प्रकार का है, सघोष और अघोष। सघोष का मतलब है कि वाइब्रेशन हो रहा है, और अघोष का मतलब वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। सघोष को घोष भी कह देते हैं, सघोष भी कह देते हैं, बात एक ही है। और जितने भी स्वर हैं दोस्तों, सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं या घोष हैं। आप सभी को बोल के देखेंगे तो आपको अपने गले में, आपकी स्वर तंत्रियों में आपको वाइब्रेशन फील होगी। जैसे बोल के देखो, अ वाइब्रेशन है, आ वाइब्रेशन है, ई आपको तुरंत इस एरिया में वाइब्रेशन फील होगी, है ना। ऊ री ए आई ओ औ, आप सारे बोल के देखो, आपको एकदम वाइब्रेशन फील होगी। तो जितने भी स्वर हैं वो कैसे हैं, आपके सघोष स्वर हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। कल हम व्यंजन पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। उसके बाद क्रम दर क्रम हम पढ़ते जाएंगे और आपकी सफलता की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।